इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो आपको सीखना है वो आपको समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम होते कितने टाइप्स के हैं। देखो, सबसे पहले जो अगर देखें अपन तो इक्विलिब्रियम जो हैं वो दो टाइप के होंगे। एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, है ना, और एक होता है डायनामिक। ठीक है, दो तरह के इक्विलिब्रियम बताया आपको मैंने, एक तो होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। अब देखो स्टैटिक में क्या होता है, सपोज मेरे पास ये हाथ है और हाथ पे ये पेन पड़ा हुआ है ना। अब ये पेन जो है ना, इसको मान लो मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, है ना, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आप यहाँ से भी लगा रहे हो, तो पेन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पेन जो है ना ये भी एक इक्विलिब्रियम में, समझ में आप लोगों को, तो इसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक तो इक्विलिब्रियम ये हो गया, कहीं अपन यहाँ से और यहाँ से दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। अब देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम, ध्यान समझने दो कैसे होगा। सपोज आपके पास ये दीवार है ना, इस दीवार पे, ये दीवार है आपके पास, है ना, इस दीवार पे मैंने एक टैप लगा दिया, टैप मानी नल, है ना, एक टैप लगा दिया है। इस टैप के नीचे एक बकेट है, यहाँ से पानी गिरेगा तो यहाँ से ये पानी की हाइट होगी h, ये हाइट बढ़ेगी या कम होगी, यह पानी की हाइट जो है h जो है ये क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, है ना, ध्यान दो। अब देखो पानी की हाइट जो h अगर बढ़ेगी ना, ध्यान सुनना एक बार। अब क्या होगा, मान लो इसको मैंने बोल दिया फॉरवर्ड रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, मान लो कि मैंने यहाँ से नीचे से एक होल कर दिया, तो क्या होगा, पानी नीचे से निकलने लग जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अब जब पानी से निकल रहा है, नीचे से निकल रहा है पानी, तो आप मुझे बताइए कि ये हाइट जो है ये सेम रहेगी, उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी। सोचिए, ये यहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, यहाँ से होल कर दिया, पानी नीचे से निकलने लग गया, तो आप मुझे बताओ कि हाइट जो है एच जो है ये सेम रहेगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखो आप सोच सकते हो ना, नॉर्मल सी बात है कि भाई ये जो भी एच है वो डिपेंड करता है कि होल कितना किया है। अगर होल मान लो इसके जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना सेम होल कर दिया है तो हाइट बराबर रहेगी। होल अगर कम कर दिया है, होल कम कर तो हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर होल ज़्यादा कर दिया है तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये नॉर्मल सी बात अपने को सबको पता है ये। ठीक है, देखो तो होता क्या है, जब मान लो मैंने इसके अंदर हाइट दिए, होल बराबर कर दिया, तो क्या होगा, इसकी हाइट सेम की सेम ही रहेगी। इसका मतलब जब आप देखोगे बाल्टी को तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हाइट तो बढ़ रही नहीं है ना, रिएक्शन तो स्टॉप है। बट ऐसा हो रहा है कि रिएक्शन स्टॉप है, रिएक्शन स्टॉप नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, पर जो कंसंट्रेशन है, जो हाइट है, वो सेम की सेम ही रहेगी। मैं कंसंट्रेशन को इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं रिएक्शन लूँगा तो वो सेम का सेम ही चलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे तो सही में कुछ नहीं हो रहा है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और डायनेमिक में क्या होता है कि रिएक्शन होती जाती है और अपने को लगता है कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम की सेम रहती है। समझ रहे हैं आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ मैं a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, है ना, अब मैं आके देखूंगा तो मैंने स्टार्टिंग में नोट की, मैं समझ लो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो मैं देखूंगा पहले इसकी कंसंट्रेशन 5m थी, इसकी 6m थी, तो 10 मिनट बाद देखूंगा तो भी मुझे ये 5m और 6m ही मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन रुक चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है रिएक्शन रुक चुकी है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन चलती जा रही है, जिस रेट से ये ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट से सी और डी जो है वो ए और बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दे रखा है अमोनिया वाला, जिसमें उसका आइसोटोप यूज़ करते हैं, जो अभी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसी के अंदर ना। वो उस एग्जांपल से क्लियर होता है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, पर वो चीज़ें आगे आएंगी, है ना। तो आपको अभी तक ही समझ में आ गया इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैंने आपको सिंपल सी बताया इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाती है, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, प्रेशर इक्वल हो जाता है ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, ये है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसंट्रेशन प्रेशर से सब कांस्टेंट हो जाता है, ये आगे की बात है ना, वो सब आगे। अभी ये बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाती है, और पर जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन चलती रहती है। जैसे सेम का सेम एग्जांपल, ये आप ध्यान रखो बस। क्लियर बात सब लोगों को। ठीक है, अब इसके पहले अपन इक्विलिब्रियम पे जंप करें, उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि जो रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, देखो रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। अगर बात करो इरिवर्सिबल की, ध्यान दो,
इरिवर्सिबल और एक होती है रिवर्सिबल। ध्यान दो, देखो है ना, अब अपने को समझना पड़ेगा पहले कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है। देखो इरिवर्सिबल कौन सी होती है, जो अपन पहले पढ़ते हुए आए, जैसे आपको जो फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था एनसीईआरटी में, उसमें जो मोस्टली रिएक्शंस यूज़ करी थी सारी कौन सी की थी अपन ने, इरिवर्सिबल रिएक्शंस यूज़ की थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँगा a प्लस बी सी प्लस डी बनाया, यहाँ पर भी a प्लस बी सी प्लस डी बनाएंगे, तो पहचानेंगे कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है। देखो जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसमें यूज़ करेंगे सिंगल एरो, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसमें यूज़ करेंगे ऐसे डबल एरो। समझ में आ रहा है। तो डबल एरो जब भी आएगा वो आएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस का, और सिंगल एरो मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। अच्छा ये एरो किसका होता है, ये एरो किसका होता है, ये होता है रेजोनेंस का एरो। जब आरएस जो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बीच में ये एरो यूज़ करते हैं, ये आरएस के हैं, ये है सिंगल एरो है, और ये क्या है, ये डबल एरो। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपको फर्स्ट समझ में आ गया, आप रिएक्शन देख के समझ पाओगे कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है ना। ठीक है, आपको यही पता लग गया होगा कि इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि केवल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। इसका मतलब प्रोसीड है ना, प्रोसीड्स ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, है ना। और रिवर्सिबल में क्या होता है, प्रोसीड इन, बोलो प्रोसीड इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बोथ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अब जो मेजरली काम जो आएगा एग्जाम में, जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हम ध्यान रखना है, वो ये रखना है इसके अंदर कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी इसमें अपन यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ एलआर मानी लिमिटिंग रिएजेंट, हिंदी में बोलते हैं इनको सीमांत अभिकारक, है ना। ऐसा क्यों, देखो ध्यान दो। अब इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्यों होते हैं ये, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन ही गोज टू कंप्लीशन, वो ही सब समाप्त होती हैं। सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ही ए और बी खत्म होंगे। अब ए और बी में से जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है, उसके हिसाब से अपन आगे सी और डी आंसर निकाल लेते हैं। ये तो पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, है ना। पर वो जो कंसेप्ट था याद रखो, वो कभी भी अपने को रिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, क्योंकि मैंने कहा था ए और बी में से जो खत्म होगा वो लिमिटिंग एजेंट, पर ए और बी तो खत्म हो ही नहीं रहे। जैसे ए और बी खत्म होने जा रहे हैं वैसे सी और डी वापस मिलके ए और बी बना दे रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो वो खत्म होंगे ही नहीं, तो कंसेप्ट लगेगा ही नहीं एल आर का, है ना। तो इसमें बोले कैन, अपन में इसके अंदर ऐसे बोलते हैं कैन अप्लाई, है ना, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। इसमें क्या होगा, कैनॉट अप्लाई एल आर, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ना, इनको हमेशा क्लोज कंटेनर में कराया जाता है। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी से सी और डी बना, सी और डी में से मान लो कोई गैसेस स्टेट में हुआ, मतलब यानी हिंदी में बोले तो गैसीय अवस्था में हुआ, तो क्या होगा, ये सी और डी में से कोई सी भी एक चीज़ क्या होगी, अगर ओपन कंटेनर में तो एस्केप आउट हो जाएगी। अगर बाहर चली जाती है तो अगर मान लो सी गैसियस फॉर्म में हुआ, अगर ये एवोपरेट हो गया, अगर ये बाहर चला गया, तो ये डी किससे मिलके ए और बी बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन तभी होगी जब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जितने प्रोडक्ट हैं, वो उसी कंटेनर के अंदर रहें। इसका मतलब ये हमेशा किसके अंदर होगा, क्लोज कंटेनर, है ना। और ये किसके अंदर होगा, ये होगा अपने पास ओपन कंटेनर, है ना। यहां तक आपको बात इजीली समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बातें। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जो इरिवर्सिबल रिएक्शन, जितनी भी ऑल कंबशंस रिएक्शंस हैं, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं वो सारी क्या हैं, वो सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मुझे 100 रुपये दो, आपने मुझे 100 रुपये दिए, मैंने इस कमरे को बंद किया और आग लगा दी 100 रुपये के,
वो 100 रुपये जल के राख हो गए, है ना। उसके अंदर मैंने बोला कि 100 रुपये जल के राख हो गए, कोई बात नहीं, जो भी गैसेस निकली हैं, जो भी सॉलिड है, सब कुछ यहीं पे ही है, आप वापस कन्वर्ट कर लो। कहीं कन्वर्ट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कंबशन हो चुका है, उसका जल चुका है वो। इसका मतलब वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। इसका मतलब जितनी भी कंबशन रिएक्शंस हैं, दे ऑल आर इरिवर्सिबल, है ना। अब बात आई रिवर्सिबल के एग्जांपल्स की, तो इसके एग्जांपल्स तो अपन अभी इस चैप्टर के अंदर खूब सारे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हेबर्स प्रोसेस है, ऊपर देखता हूँ तो दिक्कत आती है। देखो हेबर्स प्रोसेस है ना, ये क्या होता है समझ लो, ये N2 + H2 मिलके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। देखो ये बैलेंस कर लिया अपन ना। तो अब ये क्या बनाया, ये हेबर्स प्रोसेस बनाया, इसके अंदर क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ऐसी बहुत सारी और रिएक्शंस भी हैं। वैसे देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में वही गिनी चुनी 7-8 रिएक्शंस आती है अपने एग्जाम के अंदर, जो मैं आपको सारी करवा दूंगा और सारे अपन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ तक लिखिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि आगे कैसे जो अपना इक्विलिब्रियम है वो किस में अचीव होगा। पहले देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी अपन ने पढ़ा कि रिएक्शन दो प्रकार की होती है ना, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। अब आप मुझे बताइए कि इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन में स्टैब्लिश होगा। तो नॉर्मल सी बात है, इक्विलिब्रियम तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही स्टैब्लिश होगा, है ना। तो मान लो मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल A + B गिव्स C + D। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर बोलूँ एट टाइम t = 0, तो t = 0 पे क्या होगा, t = 0 पे केवल और केवल क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, है ना। ठीक है, t = 0 पे अगर रिएक्टेंट्स होंगे तो केवल इस टाइम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगी ना, वो तो होगी मैक्सिमम, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहे होंगे, है ना। और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। जीरो क्यों होगी कि COD तो बनाया नहीं, जब COD बनेगा तब तो बैकवर्ड आएगा, COD बनाया नहीं तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ t = टाइम t, कोई भी टाइम t पे लेता हूँ, तो इस टाइम क्या होगा, COD बन चुका होगा। तो अभी क्या क्या होंगे इसके अंदर, रिएक्टेंट भी होंगे इसके अंदर और प्रोडक्ट भी होंगे इसके अंदर। इसका मतलब अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा था, इसका मतलब अब ए और बी कुछ कम हो गया होंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही होगी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी ना, वो धीरे धीरे क्या हो रही होगी, ये इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर बात सब लोगों को, है ना। ध्यान दो, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये कम होते होते और ये बढ़ रहा है, जैसे कम, जब ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जब बराबर हो जाएंगे उसी को टी इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो अब मैंने t = टी इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम टाइम, इसमें भी रिएक्टेंट रहेंगे, इस टाइम पे प्रोडक्ट रहेंगे, है ना। पर इस टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम होते होते इतनी पहुंच जाएगी कि ये बैकवर्ड के बराबर हो जाएगी। इस टाइम, इस पॉइंट, इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर सबको बात, है ना। ठीक है, देखो तो अभी तक यहाँ तक बात समझ में आ गया। अपन ऐसे बोल सकते हैं, द टाइम एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम टाइम एंड इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन। ओके, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको मैं 6 ग्राफ बनाऊंगा, आप बताना कि इनमें से किस किस में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ, वो ये है कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो जो इनकी कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। बस कांस्टेंट मतलब जितनी रहेंगी, मतलब जितनी है उतनी ही रहेंगी, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट रेट जो होगी वो कांस्टेंट तो होगी, साथ साथ में इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा मैं। अब आपको मैं 6 ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, आप इनको सॉल्व कीजिए और आप बताइए किस किस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है। देखो पहला ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम के बीच में। देखो रेट स्टार्टिंग में किसकी थी, फॉरवर्ड की मैक्सिमम थी, बाद में धीरे धीरे कम होती गई, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। और फिर रेट ऑफ बैकवर्ड की पहले ज़ीरो थी, ज़ीरो है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। सिमिलरली एक ग्राफ बना रहा देखो मैं, ये भी इस रेट और टाइम के बीच में ही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता गया, ये है RF और ये है RB। थर्ड देखिए, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ है, दोनों जो रिएक्शंस हैं ये क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ता गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड,
ठीक है। अब आप सोचो कि इन तीनों में से कौन कौन से ग्राफ्स के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। सिमिलरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ग्राफ है। देखो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी, प्रोडक्ट की होगी, रिएक्टेंट की होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है R, और प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है P। सिमिलरली कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ये हो गया R और ये हो गया P। सिमिलरली कंसंट्रेशन टाइम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है, दोनों इक्वल हो गए इस टाइम पे। अब आपको बताना है इन 6 ग्राफ में से किस किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। ये क्वेश्चन है, आप ध्यान सुन लो, किस किस ग्राफ में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। ठीक है, आप सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से दिमाग लगा सोच लीजिए, है ना, पूरा टाइम लीजिए अपना। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं कि किस में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ा। इस टाइम के बाद में दोनों कांस्टेंट हो गए, पर इक्वल तो नहीं हुए। पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ना, पर इक्वल तो नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं ये ग्राफ, है ना। तो इस वाली रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हुआ ही नहीं है। यहाँ देखो इसके अंदर क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हुआ, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ा। इस टाइम पे दोनों इक्वल हो गए, तो उसके बाद में कांस्टेंट रहे क्या, कांस्टेंट नहीं रहे, उसके बाद और आगे अलग हो गए ये, मतलब इसका सेम रहे नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, है ना। सिमिलर थर्ड ग्राफ देखो, थर्ड ग्राफ में क्या हुआ, इस पॉइंट पे इक्वल हो गए, उसके बाद में इक्वल ही रहे। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, टी इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया, उसके बाद में इक्वल ही चलता गया है वो। समझ में आप लोगों को बात, है ना। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अगर कंसंट्रेशन और टाइम की बात करें, कंसंट्रेशन और टाइम की बात करें, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इस पॉइंट के बाद इक्वल हो गया है। देखो ये भी कांस्टेंट हो गया, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अपन क्या बोला कि कांस्टेंट ही होना चाहिए, इक्वल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब यही क्या है, टी इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इसमें भी इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था। सिमिलरली यहाँ देखो, इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। इसका मतलब आपको एक दिमाग में बात समझ में आई होगी कि जो कंसंट्रेशंस जो हैं ये कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है। पर रेट जो है ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल तो होना ही चाहिए, साथ साथ में कांस्टेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल है पर कांस्टेंट नहीं है। समझ में आप लोगों को, तो आप मैं ऐसे मोटा मोटा से बोल सकते हो आप इसके अंदर कि रेट जो है ना, रेट इसको ऐसे देख लो कि इक्वल भी होती है और ये बाद में कांस्टेंट भी जाती है, और जो भी कंसंट्रेशन है ये क्या आती है, कांस्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेशन ही नहीं, बाकी जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कंसंट्रेशन हो गए, कलर हो गया आपका, प्रेशर हो गया आपका, जो भी कंटेनर में चीज़ें रहेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। आपको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है रिएक्शन के अंदर, पर रिएक्शन में रिएक्शन चल रही है। आपको लगेगा बाल्टी में पानी उतना का उतना ही है, पर उतना पानी नहीं है, वो रिएक्शन चल रही है लगातार, फिर भी पानी उतने का उतना ही है। ठीक है, देखो इन तीनों ग्राफ से आप, लास्ट वाले 3 ग्राफ से आप और कुछ भी इवेलुएट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो, देखो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया यहाँ पे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये एक रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये एक रिएक्टेंट फेवरेबल रिएक्शन है ना। और इस टाइम पे देखो, इसमें क्या है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो इस टाइम पे क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने हुए, देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर है ना, ये ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन। और इस टाइम पे क्या देखो, फॉरवर्ड बैकवर्ड कंसंट्रेशन सेम सेम है। इसका मतलब अपन बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, सेम सेम है इसके अंदर। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो इक्विलिब्रियम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ध्यान देना, देखो है ना। अब डायनामिक में भी अपन आगे पढ़ रहे हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है ना, ये भी अपन फर्दर क्लासीफाई करें
तो इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो दो प्रकार के रहेंगे ना। एक तो रहेगा अपना फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अपना केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अगर फिजिकल और केमिकल दो प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, इसको केमिकल को अपन फर्दर आगे इवेलुएट करते हैं, फर्दर आगे क्लासीफाई करते हैं, वो करते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और आयोनिक, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ना। तो अभी अपन के लिए पढ़ने के लिए तीन तरह के इक्विलिब्रियम हो चुके हैं, एक तो फिजिकल, एक मॉलिक्यूलर, एक आयनिक, है ना। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहचाने कैसे कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा मॉलिक्यूलर है, कौन सा आयनिक है। देखो अब देखो क्या होता है, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, इसमें ऐसे मान लो कि सब्सटेंस जो है ना वो चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस जो है वो सेम है, जैसे वाटर तो वाटर का वाटर ही रहेगा, बट उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्टेट मतलब वाटर से चले गया ये आइस के अंदर, अब फिजिकल स्टेट ही नहीं, जैसे इसके अंदर तीन चीज़ें पढ़ेंगे अपन जो एनसीईआरटी में है, जैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो या उसका एलोट्रॉपिक चेंज हो जाए, जैसे डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो है तो कार्बन का कार्बन ही, बस डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज हुआ है। ऐसे वाटर है तो H2O का H2O ही, बस वाटर का आइस में चेंज हुआ है। ऐसे डिजोल्यूशन भी हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूलर, एक होता है आयनिक। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो तब तो मॉलिक्यूलर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने बोला कि H2 प्लस I2 क्या बनाएगा, 2HI बनाएगा, है ना। इसका मतलब कि H2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, HI मॉलिक्यूल रहेगा, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर। और मान लो समझ लो कोई मैं एक वीक एसिड लिया मैंने, ये CH3COO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो एसिड जो है ना, वीक एसिड जो है एसिटिक एसिड, ये CH3CO माइनस और H प्लस के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहाँ पे आयंस में टूटा है तो इसको बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अपने को इक्विलिब्रियम में तीन चीज़ें पढ़नी है, मॉलिक्यूलर, आयनिक और फिजिकल। अपन इस अपना सीक्वेंस रहेगा, पहले अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, और मॉलिक्यूलर को ही केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। आयनिक अपन अलग से बोलते हैं और फिजिकल अलग से बोलते हैं। एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अंदर पहले दे रखा है फिजिकल, फिर दे रखा है केमिकल मतलब मॉलिक्यूलर, और फिर आयनिक। पर अपना सीक्वेंस हल्का सा अलग रहेगा, क्योंकि अगर अपन पहले केमिकल पढ़ेंगे तो आपकी क्लियरिटी भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, और केमिकल से और आयनिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन ये पढ़ेंगे, दोनों बड़े बड़े टॉपिक हैं। ये फिजिकल तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, ये अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब चालू करेंगे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 7.2 पे मिलेगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन इसके बारे में वैसे बेसिक चीज़ समझ चुके हैं पहले से ही, अब इसके बारे में अपन समझेंगे कि एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश करी गई है कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। देखो एनसीईआरटी में कैसे समझाया है, देखो एनसीईआरटी में क्या किया है इन्होंने, एक ना हेबर्स प्रोसेस जो है वो लिया, हेबर्स प्रोसेस करवाया, है ना। अब मुझे पता है हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, ये होता है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो इनको अमोनिया मिला। अब इसमें इन्होंने सेकेंड टाइम क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने N2 प्लस 3D2 लिया, तो इनको मिला 2ND3 मिला। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यहाँ भी अचीव हो गया, यहाँ पे NH3 मिला, यहाँ पे ND3 मिल गया, है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने इन दोनों रिएक्शंस को साथ में कराई, है ना, साथ में कराई, तो क्या हुआ, अब अगर मान लो ये अगर इक्विलिब्रियम अगर स्टैटिक होता, रुक चुका होता, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, तो ये NH3 का NH3 मिलता इक्विलिब्रियम के अंदर और ND3 का ND3 मिलता, पर ऐसा नहीं हुआ। अमोनिया की सारी फॉर्म्स मिली, अमोनिया की सारी फॉर्म, मतलब NH3 भी मिला, NH2D भी मिला, NHD2 भी मिला, ND3 भी मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 की सारी फॉर्म मिली, हमेशा H और D पूरा एक तरफ से मिक्स हो चुका है, पूरा कंबाइन हो चुका है उसके अंदर। समझ में आ रहा है। और ये कब पॉसिबल है, जब ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, है ना। वैसे हाइड्रोजन जो था अपने पास, हाइड्रोजन, ये भी तीन तरह का हाइड्रोजन मिला, H2 भी मिला, D2 भी मिला और DH भी मिला।
अब पता कैसे चला कैसे कैसे मिले हैं, ये पता लगा मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर से अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगा कि ये सब क्या है, सब कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब देखो, अगर मान लो कंबाइन नहीं हुए होते ना, अगर ये स्टैटिक होता तो ये वाला और ये मिलता ही नहीं अपने को, सिर्फ NH3 और ND3 मिलता, और सिर्फ H2 और D2 मिलता, और DH तो मिलता ही नहीं अपने को। समझ रहे हो, ये दोनों मिलता, ये और ये मिलता, ये दोनों नहीं मिलते। ये कब नहीं मिलते, अगर स्टैटिक होता तो। पर डायनेमिक है तो ये सारे मिले हैं। ये बात समझ में आई नहीं है सब लोगों को कि ये दोनों अपने साथ में रिएक्शंस कराने की वजह से मॉलिक्यूल जुड़ के टूटते टाइम सब दोनों सबसे जुड़े हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इससे पता लगता है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किस में है, डायनामिक नेचर का है। क्लियर सबको बात यहाँ तक है ना? इसके बाद ये एनसीईआरटी का ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी ग्राफ दे रखा है इसी रिएक्शन का। भाई H2 जो है ये तो रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, N2 की क्या होगी, N2 की कम होगी, और NH3 जो होगा ये बनेगा। ऐसे ग्राफ मैं बता चुका हूँ आपको, ये ग्राफ आपको क्लियर होगा। और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशंस क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, है ना? ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ना? फर्स्ट पॉइंट है ना? फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है अपने को, जो अपन इतने से पढ़ चुके हैं कि इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल एंड दे बिकम कांस्टेंट देयर आफ्टर, सो इट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना? इसी बात को अपन लिख लेते हैं फिर से। देखो एक बार, आप लोगों को भी क्या करना है, साथ साथ में कॉपी और पेन रखना है और साथ साथ में लिखते चलो। अगर लिखते नहीं चलोगे तो फिर से आपकी जो मेहनत है पूरी ख़राब हो जाएगी और फिर से इस बार भी आपको इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम समझना है आपको तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके चलो, एक एक पॉइंट को ढंग से समझते चलो और ढंग से लिखते चलो। ठीक है, और पूरी एनर्जी के साथ में। देखो क्या बोलेंगे, इन केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड reaction become equal and constant, so it is a dynamic इक्विलिब्रियम। जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं 11th क्लास के बच्चे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि बहुत पूछा जाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी नीट और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो क्या बोलेंगे, देखो अपन ऐसे बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम ऑल मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक आपका प्रेशर हुआ, है ना? लाइक प्रेशर हुआ आपका, कंसंट्रेशन हुआ आपका, डेंसिटी हुई आपकी, कलर हुआ आपका, एक्सेट्रा, बिकम कांस्टेंट, है ना? और आगे भी क्या रहेंगे, वो कांस्टेंट ही रहेंगे आपको ना। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए इसके बाद। थर्ड पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम जो होगा ये केवल और केवल क्लोज कंटेनर में ही अचीव होगा, है ना? ऐसे बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड only in closed container so that none of the reactant or product can escape out, है ना? अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम जो है ना, ये है कैन बी अचीव्ड बाय ईदर डायरेक्शन। ईदर डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी कंटेनर में H2 और I2 लूँ तो वो अपने आप ही कंबाइन होके HI बना लेगा और ये तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे,
एंड कन्वर्सली अगर मैं किसी कंटेनर में HI लूँ तो अपने आप डिसोशिएट होकर H2 और I2 बना लेंगे, वो H2 I2 में डिसोशिएट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, वो भी वापस से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम H2 और I2 से भी अचीव हो सकता है, HI से भी अचीव हो सकता है। इसको समझाने के लिए NCERT में बहुत अच्छा एक डायग्राम ग्राफ बता रखा है। देखो ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, देखो है ना, यहाँ पे दे रखा है कंसंट्रेशन, यहाँ दे रखा है इक्विलिब्रियम, है ना, और टाइम ध्यान समझ लो ग्राफ कैसा है ये। देखिए जैसे मान लो मैंने पहले H2 और I2, ये अपनी फॉरवर्ड एक्शन H2 I2 लिया और यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, HI बन गया, एक टाइम पे यहाँ पे मीट हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक ग्राफ कांस्टेंट हो गया, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली क्या हो गया यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अगर मैं यहाँ तक ना, उसके बाद देखो अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा लेके चलूँ, है ना, तो मान लो यहाँ पे अपने दे रखा है H2 और I2 और यहाँ से अपन ने HI लिया, है ना, तो HI लेंगे तो क्या होगा, देखो HI कंसनट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी और H2 और I2 की कंसनट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक टाइम कैसा आएगा जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा ये। तो मतलब ये अपन इस तरह डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम अचीव करा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम अचीव करा सकते हैं। और जैसे जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा उसके बाद सब कंसनट्रेशन से वो क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये NCERT में फिगर नंबर 7.8 पे मिलेगा आपको, है ना। तो ये भी आपको देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब निकालते आ रहा हूँ साथ साथ में मैं, है ना। अब 5th पॉइंट जो क्या है, 5th है कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को कुछ इफेक्ट डालेगा, क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाएगा या क्या बैकवर्ड डायरेक्शन को बढ़ाएगा। देखो जो कैटलिस्ट होता है वो फॉरवर्ड को भी बढ़ाता है और रिवर्स को भी बढ़ाता है, पर दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है। और इक्वली इफेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो कुछ भी चेंज नहीं ला पाता इक्विलिब्रियम पे। बस क्या चेंज लेके आएगा वो, कि जैसे इक्विलिब्रियम पहले अगर मान लो आधे घंटे में अचीव हो रहा था, तो अब इक्विलिब्रियम 15 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। मतलब वो जो टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू अचीव द इक्विलिब्रियम होगा उसको कम कर देगा बस। बट इक्विलिब्रियम पे कोई भी कंसंट्रेशन, कोई भी प्रेशर, एनी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कुछ भी वो चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है विथ कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट, अचीव होने के बाद उन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इसी पॉइंट को लिखेंगे, देखो अपन बोलेंगे कैटलिस्ट अफेक्ट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड reaction equally, so it does not change concentration of reactant and product at equilibrium. It only reduces time taken in attaining the equilibrium। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। लास्ट पॉइंट जो क्या रहेगा इसके अंदर, 6th पॉइंट ये रहेगा कि जो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो रहता है ये 0 रहता है। ये थोड़ा थर्मोडायनामिक्स से पढ़ाया जाता है और यहाँ बताया जाएगा कि डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो 0 रहेगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो आप भी देख लो पॉइंट फटाफट से। पहला पॉइंट क्या था कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, इक्वल हो जाता है, डायनामिक है। दूसरा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट और सेम रहेंगी। तीसरा क्लोज कंटेनर। चौथा किसी भी डायरेक्शन से आप उसको इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। पांचवा पॉइंट कैटलिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस टाइम थोड़ा कम लगेगा इक्विलिब्रियम अचीव होने में। और लास्ट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 रहेगा एट इक्विलिब्रियम पे।